हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर वीडियो ऑफ प्रीलिम्स 2023 पेपर डिस्कशन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक डिस्कस करेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग द पेपर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 says with reference to Indian history, Alexandria, A.H. Longhurst, Robert Sewell and James Burgess and Walter Elliot were associated with. नाउ यहाँ पे चार ऑप्शंस में दिए हुए हैं। पहले तो लास्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है कहीं पे भी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट्स, नाउ इट इज वेरी काफी इनसिग्निफिकेंट सा ये साउंड करेगा कि इफ यू आर रीडिंग अबाउट समबडी एंड इतने सारे लोग इफ यू आर रीडिंग, तो दे विल बी एस्टैब्लिशिंग चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट्स। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस, अगर ऐसा भी होता तो हमने पढ़ा होता है। हमने इतने सारे न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ आर्टिकल जर्नल सब कुछ पढ़ा है, पर इनका नाम कहीं नहीं पढ़ा है, तो देर इज वेरी डाउटफुल कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा और ये भी बिल्कुल नहीं होगा। एंड ये वी आर नॉट वेरी श्योर। पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस का थोड़ा रेलेवेंस भी लग रहा है कि इट में हैपन कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस जो है इनके द्वारा किए गए होंगे, एंड दैट इज वाई कि इनका हिस्ट्री में तो नाम नहीं है, पर एक्चुअली हो सकता है कि आपका एक्सकवेशंस वगैरह में इनका काफी मेजर वो कुछ they might have discovered something, then this is the chances। पर एग्जाम हॉल में या इट इज बीइंग डिफिकल्ट, पर देर इज एक मेथड है बेसिकली कि अगर ऐसा यूपीएससी का ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो लाइक बहुत सारी चीज़ों का नाम दिया जा रहा है एंड इट इज आस्किंग कि हु आर दीज, तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे आप सोच करके आप इसमें जा सकते हैं। पर या इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू गो विद आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। पर जैसे कि हमने थोड़ा, मुझे एक दो का आइडिया था, तो मैंने इनका नाम सुना था, अलेक्जेंड्रिया का मैंने नाम सुना था, तो इट माइट बी कि अगर आपको कहीं पे अगर लग रहा है तो, पर इट इज फाइन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इसमें आंसर होता है। एंड या यहाँ पे उतना ज्यादा आपका काम नहीं कर रहा है मेथड, पर या यू कैन एटलीस्ट यू कैन कम वर्ड की आपका बी एंड डी तो नहीं हो रहा है। ओके, मूविंग ऑन अहेड। यहाँ पे 82 में बहुत अच्छे से आपका रूल काम करता है। इट सेज कि कौन सा साइट है एंड वेल नोन फॉर। यहाँ पे आपका तीन जगह है, मैंने सिर्फ इनका नाम सुना है, आप मुझे बाकी का नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है। बट देर इज अ रूल विच सेज 3 और 4 स्टेटमेंट्स इफ देर इज, एंड इफ इट इज मैच का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट है, 3 यानी कि 1, 2 एंड 3, अगर एक और भी है तो इसमें ओनली 2 का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन अहेड। 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। ओके, यहाँ पे जो देखिए ये डेट्स जो दे रहे हैं ना, दिस इज नॉट डेटा एंड फिगर। ओके, यहाँ पे वो गड़बड़ नहीं करते, ये नंबर नहीं है। जो अगर हम कहीं पे आपने सुना होगा कि जो नंबर वाले स्टेटमेंट सब गलत होते हैं, तो ये नंबर नहीं है। ये इनके चांसेस गलत होने के बहुत कम होते हैं। कोई डेट गलत दे दिया गया हो, या फिर कोई एक्ट का साल गलत दे दिया गया हो, या फिर ये साल दे दिया गया गलत हो, यहाँ पे वो नहीं पूछ रहे। यहाँ पे आप देखिए आपका क्या आपका लॉजिक चेक हो रहा है। बोला गया है कि 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। वी डोंट नो, ओके यू डोंट नो। It was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. We know कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, एंड वो आपका यही टेस्ट कर रहा है कि आपको ये डेफिनेटली पता है कि नहीं। तो आपको ये डेफिनेटली पता है, तो आप इस पे रीजन लगा लीजिए कि ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट था, उसमें हैंडलूम्स यानी कि जो चरखा चरखा इन सेंस की जो स्वदेशी जो चीजें थी उस पे ज्यादा फोकस किए जा रहे थे। नॉट चरखा उस समय तो ठीक है, पर जो भी जो हैंडलूम था जो भी उस पे बहुत ज्यादा फोकस करा दिया गया था। एंड स्वदेशी मूवमेंट इसी चीज के लिए नाम ही है स्वदेशी मूवमेंट। तो या इसी के बेसिस पे हो सकता है कि आपका नेशनल हैंडलूम डे का डिक्लेयर किया गया हो। तो चांसेस इसके कि ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है, तो इट इज फाइन, इट इज करेक्ट। तो बी वेरी केयरफुल कि इस तरह के नंबर्स में वो गड़बड़ नहीं करते हैं। यूपीएससी इस तरह के नंबर्स में गड़बड़ करती है। सी यहाँ पे ये आपका कोई फिगर है, ये आपका कोई डेटा दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ 2002। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm to 400 mm। नाउ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3.3:2। ये तो हमें पता है, ये तो हमने बचपन में पढ़ा, तो ये तो सही है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक और रूल है कि आपने अगर ये तो इस तरह के जो पैटर्न है स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स अगर एक तो पैटर्न इस साल और पिछले साल आई थिंक 2023 एंड 2022 में थोड़ा सा उन्होंने पूछा था। पर द थिंग इज अगर उसके पहले भी हमने ये देखा है, मैंने ये देखा था कि अगर मान लीजिए 3 स्टेटमेंट है,
दिस इज ए बी एंड सी, अगर 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेटा, डेटा इन सेंस से कोई नंबर दिया हुआ है, कुछ कोई फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे कोई फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पे एक मॉडरेट स्टेटमेंट है, तो ये मॉडरेट स्टेटमेंट सही होगा, और इन दोनों में से कोई भी एक नंबर फिगर वाला में से दोनों में से कोई एक ही सही होता है, ठीक है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर 3 स्टेटमेंट है, या फिर अगर इसे हटा देते हैं, चलिए, अगर 2 स्टेटमेंट है जहाँ पे इसमें फिगर दिया हुआ है, इसमें कोई फिगर दिया हुआ है, तो बहुत चांसेस है कि दोनों में से कोई एक ही सही होगा, और फिगर हम इस तरह के फिगर्स की बात करते हैं, नॉट डेट्स, ना कि कोई अगर एक्ट का कोई साल दिया हुआ हो, तो एक्ट का कोई साल वो गड़बड़ नहीं करते हैं, ओके, एक्ट का कोई भी साल वो गड़बड़ नहीं करते, वो एक्ट सही लिखते हैं, पर वो एक्ट वहां पे काम कर रहा है कि नहीं, वो हो सकता है गड़बड़, पूरा एक्ट ही गलत हो, लेकिन एक्ट का साल वो गड़बड़ नहीं करते हैं। तो ये सारे डाउट्स आप मत लेकर के आइएगा कि मे बी ये जैसे कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ये 2003 हुआ, क्या पता, ये नहीं करते हैं वो, या तो पूरा ही एक्ट ही गलत दे दिया गया होगा, या फिर वो एक्ट के तहत नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट, पर दिस इज नॉट मिस्टेक दे आर डूइंग। एंड यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स में ये सारे नंबर्स है, ये तरह के टर्म्स है, कोई वैल्यू दिया है, या वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, अगर ये डेफिनेटली सही है तो ये गलत होगा, यानी कि यही रूल कहता है कि दोनों में से, दोनों स्टेटमेंट जिसमें नंबर को कुछ कोई वैल्यू दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही सही होता है, एंड अगर ये डेफिनेटली सही है तो आपको यही एक ऑप्शन बचता है जहाँ पे, जो कि ये गलत हो। Now 85. 85 is also simple question. The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote the constitutional values among citizens. बिल्कुल सही बात है ये। Statement took on 26 November 1949. देखिए यहाँ पे आपका ये एक्ट गलत नहीं दे रहा है, ये सही सही बोला बात कि 26 नवंबर 1949 ही को था। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप, इट वाज नॉट सेट अप। यहाँ पे आपका ये ट्रैप लगाया हुआ है, सेटअप नहीं था, सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। दिस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि अगर आपको कुछ भी आपको क्या ही इसमें क्या ही आपको याद करना था, वी नो दिस, आपको थोड़ा बस ध्यान देना है कि सेटअप नहीं हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एप्लीकेबल कर दिया गया था, एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेसिकली अडॉप्टेड, तो जो प्रियम्बल में जो डेट लिखा हुआ है ये वही वाला है, तो दिस इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओके, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। See what it is saying कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, तो यानी कि एक कंट्री है जो कि अपना, जैसे कि वो अगर 100 ग्राम्स ऑफ ग्राम्स, लेट सपोज 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड वो अगर रिजर्व्स में से निकाल रही है, या फिर वो माइनिंग कर रही है, तो उसमें से वो 99, लेट सपोज 99 वो एक्सपोर्ट कर देती है, ठीक है, तो ये वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स तो बन जाएगी ये कंट्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, लीडिंग एक्सपोर्टर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बहुत ज्यादा अगर वो गोल्ड जितना में 99% अगर वो, अगर 100% गोल्ड निकाले तो 99% अगर वो एक्सपोर्ट कर दे रही है, तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो ये बहुत ज्यादा है कि 99 अपना परसेंट अपना वो एक्सपोर्ट कर दे रही है। पर स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। अगर मान लीजिए कोई दूसरा कंट्री है जिसके पास अगर 1000, ठीक है, 1000 केजी जो गोल्ड है इसके पास, और उसमें से वो 10 केजी ही एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बस 10 केजी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये इसके पास रिजर्व्स तो बहुत ज्यादा पर एक्सपोर्ट तो बहुत कम कर रहा है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट, दो अलग अलग बातें बोल रही हैं कि स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, और यहाँ बोला स्विट्जरलैंड इज द लीडिंग एक्सपोर्टर। जरूरी नहीं है कि लार्जेस्ट अगर गोल्ड रिजर्व हो, इसके पास बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व है, तो ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर तो नहीं है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट साथ में तो नहीं होंगे, यानी कि ए भी चला गया एंड बी भी चला गया, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही है। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द यहाँ बोला जा रहा है वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इट मे बी करेक्ट, पर यहाँ पे आपको देखिए स्विट्जरलैंड एज सेकंड लार्जेस्ट, हैज सेकंड, एकदम बिल्कुल टर्म दे दिया गया है कि सेकंड लार्जेस्ट ही है। आप सोचिए, चाइना के पास गोल्ड है, यूएसए के पास गोल्ड है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के पास गोल्ड है, तो स्विट्जरलैंड में भी सेकंड नहीं हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कुछ भी हो, पर सेकंड तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एंड स्विट्जरलैंड के पास इतना गोल्ड होना होता अगर, तो उसका कंडीशन बहुत अच्छा होता, मतलब आई थिंक इट इज गुड ओनली, बट या वो बहुत पावरफुल होता वो कंट्री अगर गोल्ड बहुत ज्यादा होता, तो सी उनका, लाइक यूएसए हैज सो मच ऑफ गोल्ड, एंड you are understanding what I'm saying, I'm assuming this. So yeah, Switzerland has second largest gold, यहाँ पे second ये थोड़ा सा claim जैसा लग रहा है, तो it might be wrong, ठीक है, तो अगर ये गलत है तो एक ही ऑप्शन बचता है, स्टेटमेंट सी, या
87 it says statement 1, recently the United States of America and the European Union, recently USA and European Union launched the Trade and Technology Council. आपको डाउट लग रहा है इस पे, आपको नहीं पता, आपको आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, इसको डाउटफुल रखते हैं. Statement 2 says the USA and the EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. देखिए आपको यूपीएससी इज ऑलवेज चेकिंग कि व्हाट यू नो, आपने जो पढ़ा उस पे आपका ध्यान है कि नहीं है. जो आपने नहीं पढ़ा हो तो बहुत सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी है. आप 100 किताब पढ़ लीजिए, आपको 10,000 किताबें और पढ़ी रहेंगी जो आपने नहीं पढ़ा होगा. They are not testing what you don't know, they are testing what you know and how much you know it. फिजिकल एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर द कंट्रोल, काफी काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लग रहा है? अंडर कंट्रोल ही लेके आ जाएंगे ये. दिस इज बिल्कुल एकदम गलत बात है ये. तो अगर ये गलत है, आपको ये जानना ही नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट का देखिए ब्यूटी ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज ये, भले यूपीएससी ने इस तरीके के स्टेटमेंट्स को लेके आ गई है, पर यहाँ पे उन्होंने एक लिंक भी छोड़ा है. वो हमेशा वो इतना भी डेडली नहीं बनाया है क्वेश्चन पेपर को. देखिए अगर ये गलत है तो ये तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि यूएसए है कि यूरोपियन यूनियन. ये तो आपको फैक्ट है ना, कि आपको ये फैक्ट पता हो या नहीं पता हो, आपको आपको लग रहा है यूरोपियन यूनियन नहीं हो कोई और कंट्री, पर ये तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ही गलत बता दिया. तो ऑब्जेक्टिव जब गलत है तो आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, जो कि ये है. तो स्टेटमेंट 1 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Okay, moving on to next question. 88 it says India accounts for 3.2% of the global export. We don't know, यहाँ पे ये देखिए ये डेटा फिगर है, ठीक है, इसको हम लोग डाउटफुल रखते हैं. अब many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of the production link incentive. This is a moderate statement. Do not think कि some foreign companies को नहीं मिला होगा, सिर्फ local companies को, ऐसा नहीं है. उनको अपना जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हम सबको देंगे. एंड दिस इज स्टेटमेंट 2 इज माइल्ड एंड मॉडरेट एंड करेक्ट. दिस इज कि यहाँ पे ट्रैप लगा होगा, एंड दिस माइट बी कि 3.2 नहीं होगा, 3.864 2.1 वट एवर इट मे बी द केस, पर ये तो नहीं होगा. यहाँ पे ये बिल्कुल, यहाँ पे वो ट्रैप लगाते ही हैं. दिस इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. अगर ये गलत हो जाता है तो फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये गलत है तो फिर आपका, देखिए इतना इतना खूबसूरती तरीके से बनाया ही गया है स्टेटमेंट्स की, आपको ज्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ता. बस ये क्वेश्चन का साइज देख करके हम डर जाते हैं कि हमें पता है कि नहीं. 89 says, this is also very beautiful. See, the Stability and Growth Pact of European Union is a treaty that, अब स्टेबिलिटी बोला जा रहा है यानी कि अन ग्रोथ, कि किसी चीज को हमको स्टेबल, जो पहले अनस्टेबल था उसको हमको स्टेबल करना है और ग्रोथ भी लेकर के आना है. यानी कि उससे पहले ग्रोथ नहीं था. ओके, एंड ये पैक्ट है, ये ट्रीटी है, ये कुछ रिटन डॉक्यूमेंट होगा जो किसी चीज को लिमिट करने की कोशिश कर रहा हो, किसी चीज को, आई थिंक लाइक अगर हम स्टेबिलिटी लेकर के आने की कोशिश करें, कुछ अनस्टेबल को हम लिमिट करेंगे, कोई कंट्रोल करेंगे तभी तो होगा कुछ. तो लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट, लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज. हम इसमें से क्या स्टेबिलिटी लेके गए? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएंगे. क्या ग्रोथ होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. दिस इज वेरी मच एकदम डायरेक्ट लिंकेजेस है इसका और इसका, ठीक है. यहाँ पे बोला गया है मेक्स द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. ये तो ऑलरेडी होता है, इसके लिए तो क्या स्टेबिलिटी आएगा इसमें? और ग्रोथ तो चलिए आ रहा है, क्या स्टेबिलिटी क्या आ रहा है इसमें? ये नहीं होगा. enables the countries of the European Union to share their technology. It is already happening. And इसमें स्टेबिलिटी क्या आ रहा है? स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें. क्या enables the countries to share the technologies? तो दिस इज ओनली वन इसका, देखिए डायरेक्ट लिंकेज है, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट वाले पे जाइए. डू नॉट, एंड ये दोनों अगर साथ में, ये तीनों साथ में जाएंगे ही नहीं साथ में. देखिए ये अलग बात बोला जा रहा है, इधर अलग बात बोला जा रहा है, इधर अलग बात बोला जा रहा है, ऑल थ्री नहीं होंगे. ठीक है, तो ओनली वन इज आंसर. या रिसेंटली ऑल द कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पे देखिए ऑल द कंट्रीज, बी वेरी केयरफुल, एकदम आपको हाई अलर्ट पे रहना है. ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस have adopted the first ever compact for international migration on the global compact of safe, orderly and regular migration. This is very very doubtful. All the countries नहीं होते हैं generally, तो this is doubtful कि ये नहीं होगा. Okay, objectives and commitments stated in the global compact for safe, orderly and regular migration are binding on the UN member countries. एक तो पहला सबसे एक्सट्रीम बात बोला जा रहा है कि सारे कंट्री मेंबर हैं, फिर बोला जा रहा है कि सारे कंट्री, पहले तो उन्होंने बताया कि अडॉप्ट भी कर लिया है, फिर सब बोल रहे हैं कि सब बाइंडिंग भी है. अगर इतना बड़ा बात होता कि जितने सारे कंट्रीज ने मान भी लिया और सारे कंट्रीज पे बाइंडिंग भी है, तो ये तो वर्ल्ड न्यूज होता. इट इज लाइक, खुद सोचिए आप, अगर ये और सारे कंट्रीज ने मान लिया होता और सारे कंट्री से बाइंडिंग भी होता, ऐसा तो कोई है ही नहीं, आज तक कोई न्यूज ही नहीं है कोई. ओके,
moving ahead, the GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitment. This is against sovereignty of any country, and these three statements can never go together. ऑल द कंट्रीज बिल्कुल नहीं मानेंगे कि बाइंडिंग भी हो और सारे उनके इंटरनल मैटर्स पे भी सब दखल अंदाजी करे। ये बिल्कुल सॉवरेनिटी के खिलाफ हो रहा है किसी कंट्री का, एंड दीज स्टेटमेंट्स कैन नेवर गो टुगेदर। दिस इज कंप्लीटली absurd, दिस इज रॉन्ग। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि हमें एक्ट नहीं पता है, हमें क्या नहीं पता है। आप ये देखिए कि आपको दिमाग कैसे लगाना है इसमें। The role of home guards is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security। हिंदी वाला पढ़ते हैं। इट सेज कि होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देना है, ठीक है। ऑक्सिलरी फोर्स इज ऑक्सिलरी फोर्स है, होम गार्ड एक ऑक्सिलरी फोर्स है। अब आप सोचिए कि अगर आपको ऑक्सिलरी फोर्स देना है कि पुलिस के ऑक्सिलरी फोर्स में काम करेगा, सहायक बल की तरह काम करेगा, तो हम उसके लिए एक्ट बनाएंगे क्यों? एक्ट के लिए आप, अगर आप एक्ट बना रहे हैं तो आप कुछ कुछ टैंजिबल पावर देते हैं, आप अथॉरिटी देते हैं किसी को। आप एक्ट क्यों बनाएगा अगर आपको बस एक ऑक्सिलरी फोर्स बनाना हो तो? आप तो किसी रेजोल्यूशन के थ्रू या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू या फिर कोई स्कीम के थ्रू थ्रू एनीथिंग यू कैन क्रिएट एन ऑक्सिलरी फोर्स। यू डोंट नीड टू हैव एन एक्ट फॉर दैट। अब एक्ट में आप कुछ लिखित, कुछ इतना लंबा काम करिएगा, बिल बनाइएगा, आप उसको पास करिएगा, उसमें एक्ट बनाएगा, और असहायक सहायक फोर्स थोड़ी बनाएगा आप उसमें। आप कुछ कोई बॉडी बनाएगा ना इसको, होम गार्ड्स को रेगुलेट करने के लिए, उनका सब कुछ लाइक सब कुछ मेंटेन रेगुलेट करने के लिए। तो दीज टू कैन नेवर गो टुगेदर। इधर एक्ट होगा या तो ये नहीं होगा, दोनों तो नहीं जाएंगे साथ में। एंड ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ज्यादा चांसेस है कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। जब तक इसमें कुछ कुछ एडवर्स नहीं हो, कुछ कुछ ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो, तब तक ये सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। To prevent infiltration in the international border coastal areas, border wing home guards battalions have been raised in some states। ये भी डिस्क्रिप्टिव है, भले हमें नहीं पता है पर ये हो तो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। और हमने यहाँ पे रीजनिंग लगाया कि अगर एक्ट होगा तो एक्ट में कुछ कुछ टैंजिबल पावर्स दे रहते हैं, और यहाँ पे बस ये ऑक्सिलरी फोर्स बोला जा रहा है टू द पुलिस, यानी पुलिस के वो अंडर ही काम करेंगे एक तरह के तरीके से। तो फिर ये तो नहीं होगा। तो दिस इज वन विल नॉट बी देयर देन। अगर ये 2 and 3 सही है तो ये नहीं होगा। तो both the statements are correct and this one is wrong। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सी, इसमें बोला गया है कि ये एक्शन है और ये एक्ट है। कौन से एक्ट, ये सारे एक्शंस कौन से एक्ट में कवर किए गए हैं? तो अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोई सीक्रेट क्या, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। यूनिफॉर्म और सीक्रेट इज डिफरेंट थिंग, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। नाउ दिस, knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties। Indian Evidence Act 1872। आपको लगा होगा कि नहीं है फर्स्ट रीडिंग में। नाउ लिसन, knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in duties। मान लीजिए ड्यूटी को हम एक्सटेंड करते हैं ड्यूटीज। देखिए, क्राइम सीन में एक पुलिस ऑफिसर एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, ये ड्यूटी है। एक अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी क्राइम सीन को, तो वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी है। अगर कोई इंसान वहां पर आकर उसको उनको नोइंगली मिसलीड करता है या फिर इंटरफेयर करता है विद द पुलिस, तो क्या ये एविडेंस टैंपरिंग में नहीं आएगा? तो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये आएगा या नहीं? इट वॉज डायरेक्ट, इट वॉज वेरी डायरेक्ट। गॉट इट? तो ये बिल्कुल सही है। एंड सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, आर्म्स एक्ट। बिल्कुल, आर्म्स को ही तो गन फायर, ये जो सब कुछ है ये तो आर्म्स एक्ट के तहत ही आता है, यानी कि ओनली टू। इट वाज, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, समझिए कि क्या बात बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ओके, 93, ये सारे रीजन जितने भी आ रहे हैं आपके पास, प्लीज इन सबको देख लीजिए। ये नागोर्नो काराबाख यहाँ का ये इंटरचेंज कर दिया गया है। अगर ये यहाँ पे है यानी कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसका तो यहाँ पे दिया गया है। देन दीज टू आर रॉन्ग। खरसोन एंड दिस इज ये तो पूरा यूक्रेन वाला इलाका में है। देन दिस इज डी इज द आंसर। यहाँ पे जबरदस्ती मत लगाए कि यहाँ करेक्टली मैच होते 3 and 4 में से ओनली 2 होगा। डोंट डू दिस। यहाँ पे आपको पहले नॉलेज काम करेगा, ऑलवेज 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 पहले नॉलेज काम करेगा एंड देन ओनली रूल्स आर गोइंग टू वर्क। ओके,
ओके, दिस इज़राइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। सम अरब स्टेट बिल्कुल माइल्ड स्टेटमेंट है। अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, पहले डाउटफुल कि हमें अरब पीस इनिशिएटिव सऊदी अरेबिया के द्वारा मीडिएट किया गया था, वाज़ साइन्ड बाय इज़राइल एंड अरब लीग। देखिए, पीस इनिशिएटिव एंड इट वाज साइंड, मे बी इट वाज नॉट साइंड, मे बी इट वाज नॉट रैटिफाइड, अरब लीग नहीं होगा, कुछ और होगा। व्हाटएवर बी द केस, दिस इज वेरी डाउटफुल, इट मे नॉट बी साइंड। ये थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट गलत है। इट मे नॉट बी साइंड, यहाँ पे होगा कि मीडिएटेड, या फिर ये भी आप डाउट कर सकते हैं मीडिएटेड को सीओ के द्वारा होगा, जो भी होगा। पर यहाँ पे इट इज लिटिल बिट ऑफ डाउटफुल। अगर ये गलत है देन ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड ये भी देखिए कि इसका रीजन नहीं है ये। Consider the following pairs with regard to sports award. Major Dhyan Chand Khel Ratna Award for the most spectacular and outstanding performance by a sports person over the period of last 4 years. Do not confuse कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज फाइन कि मोस्ट स्पेक्टाकुलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अर्जुना अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। Dronacharya Award to honor eminent coaches who have successfully trained sports person or teams. This is correct. And Rashtra Khel Protsahan Puraskar to recognize the contribution made by sports person even after their retirement. So सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को क्यों, वाई नॉट एवरीबडी, क्यों स्पोर्ट्स का, क्योंकि खेल का प्रोत्साहन करना है हमें, तो कोई भी कर सकता है। तो दिस इज देर इज चांस ऑफ दिस बीइंग रॉन्ग। सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होंगे, और भी होंगे। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आपके पास दो बचा है। एंड गोइंग विद दिस की अगर चार स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, एंड आपको बोला करेक्टली मैच वाला, तो ओनली टू वाले सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इफ यू आर गोइंग विद लीप ऑफ फेथ कि आप इसे भी सही कर दीजिए, ठीक है। और ये उतना ज्यादा भी एक्सट्रीम नहीं है, दिस इज माइल्ड एंड करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये देखिए ये पूछा गया था आपका इसमें। एंड ये स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने से सही हो जाता है, आपको उतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि स्पोर्ट्स वाले जितने भी आप न्यूज़ है वो पढ़ने लग जाइए, बट जस्ट कीप एक एक जनरल आप व्यू रखिए कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। So, see, coming question number, the statement 3 and 4 देखिए, it says, see, this is a very important rule जो यहाँ पे introduce हो रहा है, and बिल्कुल यहाँ प्रत्यक्ष दिखेगा। See, the trophy for the winning team in the open section, the trophy for the winning team in the women section, ठीक है। यहाँ तक statement लगभग लगभग सेम है, women section open section को छोड़ के, is the वीरा मेंचिक कप and is the हैमिल्टन रसल कप। ये बिल्कुल ही चांसेस है कि अगर दो स्टेटमेंट एक ही तरह के लिखे गए हो, और बस जो जो मेन चीज, जैसे कि ये मेन मेन कप है वगैरह, तो इसको बहुत चांस है कि स्वैप कर दिया गया है, ठीक है। इसका यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे स्वैप कर दिया गया है। इट इज हैपनिंग एवरी टाइम इन यूपीएससी इज प्लेइंग दिस गेम। फिर स्वैप कर दिया गया है, यानी कि 3 and 4 दोनों ही गलत है। तो ऑल 4 नहीं होगा, ओनली 3 भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों चला गया। आपके पास दो ऑप्शन, दो बच गए हैं। तो ये तो न्यूज में था, तो दिस वाज कि दोनों, इट वाज द हेल्प फॉर फर्स्ट टाइम। बट ऑल्सो अगर अगर और अगर इवन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो उसमें अगर आपको ओनली वन ओनली टू में जाना होगा, तो गो फॉर ओनली टू, क्योंकि इवन नंबर ऑफ स्टेटमेंट में इवन नंबर ऑफ ऑप्शन जो होते हैं सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मूविंग अहेड, सी अगेन यहाँ पे आपके जो रीजन्स है, यहाँ पे तीनों ही गलत है। रीजन्स ये बिल्कुल, ये काचिन म्यांमार में है, एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज यूक्रेन। एंटीग्रे इज इन इथोपिया, अगर ये यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भी गलत होगा, यानी कि बोथ आर, ऑल थ्री आर रॉन्ग। इट वाज इजी। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज लाइक wasted so much of time in my exam hall कि I cannot say what happened कि this was my actual question paper, like set A ही मेरा question paper था। and what happened कि सारे questions को solve करते करते मुझे समझ में आ गया था question paper थोड़ा difficult side में जा रहा है। and what happened, I reached to question number 98, and इतना सब कुछ में दिमाग लगाते लगाते, and I was very much tired till this time, my like brain was very much tired। and it happened कि इतना simple question, मुझे लगा कि इतना simple question कैसे दे दिया गया है। All the countries of the Sahel region are mentioned and caught in international attention for which one of the following reasons common to all of them। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ, बिल्कुल ये सब बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ सक्सेसफुल कूज हुए थे, दैट इज व्हाई इट इज फेमस। एंड द थिंग वाज, आई थॉट कि इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ सकती है, एंड आई एंडेड अप नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन।
So over analysis led to paralysis. This is the supreme example of my case. Do not do this. अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि इतना सिंपल क्वेश्चन फिर भी कैसे पूछा जा सकता है, इफ यू आर गोइंग विद ऑल द ऑप्शंस, बहुत ध्यान से आप देखिए, आपको फिर भी लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, गो विद इट, उतना सोचिए मत, ओवर एनालिसिस मत करिए बिल्कुल। आप जितना एनालिसिस जितना नेसेसरी है, गो विद इट। रीजनिंग प्रॉपर इज एसेंशियल। डू नॉट हर क्वेश्चन को जबरदस्ती आप डाउट मत करिए। कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज, इट इज ऑल्सो सिंपल। देखिए यहाँ बोला गया फर्टिलाइजर प्लांट है, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स है। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज, ऑल ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम। क्यों किसी एक को, क्यों स्टील प्लांट को क्यों नहीं डीकार्बोनाइज कर पाएंगी वो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20। तो G20 तो बहुत उस समय बहुत फेमस था। तो द G20 group was originally established as a platform for finance ministers, yes it was, and the central bank governors, obviously it was, to discuss the international economic and financial issues। बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ India's G20 priorities। बिल्कुल माइल्ड मॉडरेट स्टेटमेंट, these two are correct। ठीक है, तो दिस वाज द एंड ऑफ 2023 क्वेश्चन पेपर। विल बी डिस्कसिंग अदर क्वेश्चन पेपर्स आल्सो ऑफ फर्दर ईयर्स। और पहले के क्वेश्चन पेपर्स विल बी डिस्कसिंग, पर आई एम सेइंग जितने भी रूल्स है, कीप मेमोराइजिंग एंड कीप अप्लाइंग दीज रूल्स। आप जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करिएगा, आप जब जितने भी क्वेश्चंस बनाइएगा, तो हैव अ व्यू की जितने भी हमने रूल्स डिस्कस किए हैं, क्या वो सब अप्लाई हो रहे हैं, और आपको कुछ रूल्स आपको लग रहे हैं कि जिस तरह से जिस मेथड से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन पेपर, उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड फाइंड आउट कि ऑल किस तरह से क्या मेथड्स होते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के। सी इफ यू आर सॉल्विंग अ टेस्ट पेपर ना, कैसे टेस्ट पेपर सॉल्व करना होता है, इफ यू आर सॉल्विंग अ टेस्ट पेपर, तो पहले आप देखिए कि आपको जितना आता है, आपने जितना पढ़ लिया है, आपको जितना लग रहा है बिल्कुल 100% सही है, आप उसको मार्क करके देखिए। ठीक है, लेट सपोज आपने 50, आपने बहुत बिना किसी भी ज्यादा एलिमिनेशन टेक्निक या जो भी कुछ टेक्निक वगैरह लगा करके आपको लगा 100%, 100%, जैसे कि ये 100% वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 99, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल 100% है कि ऑल थ्री ही होगा, तो आप इसको लेकर के जा रहे हैं, तो आपको लेट सपोज 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में तो आपका आप एक्यूरेसी देखिए कि सही कितने जा रहे हैं और गलत कितने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसमें 10-10 बढ़ाते जाइए, क्वेश्चन जितने भी आप क्वेश्चन आप बढ़ाते जाइए, तो फाइनली इफ यू आर मेकिंग, आप जितने भी 100 के 100 क्वेश्चन बनाइए किसी किसी टेस्ट पेपर पे, एंड सी आपके सही कितने जा रहे हैं, गलत कितने जा रहे हैं। ठीक है, सही कितने जा रहे हैं, गलत कितने जा रहे हैं, आप 90 क्वेश्चंस बनाइए और देखिए कि सही कितने जा रहे हैं, गलत कितने जा रहे हैं। सही गलत, अब सही गलत ये हर पेपर पे जैसे 50 से शुरू करिए, 50, 60, 70, 80, 90, 100, आप इस पे जाइए और देखिए कि सही क्वेश्चंस कितने हैं, आपके गलत क्वेश्चंस कितने जा रहे हैं हर पेपर पे। सो इफ ये इससे क्या होगा ना, इससे आपको पता चलेगा कि आपके जितने भी कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम हॉल में बेसिकली। तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि आई वाज अटेम्प्टिंग, अगर मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, और या फिर मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, मेरे 30 गलत होने ही थे, मतलब अराउंड 30 उतने मेरे गलत होंगे ही होंगे। इट एनी केस अगर मैं 70 करूँ तो भी मेरे 30 गलत हो जाते थे, एंड 90 करूंगी तो भी मेरे 30 गलत हो रहे थे। तो दिस वाज कि आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि मेरे 30 जा ही रहे हैं गलत, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही, मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी, तो आई फाउंड कि मैं क्वांटिटी पे ज्यादा कर लूंगी, मैं ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी। तो क्वेश्चन 2023 आई अटेम्प्टेड 96 क्वेश्चंस, आई सपोज 94 क्वेश्चंस, एंड इन 2024 आई थिंक 98 क्वेश्चंस मैंने अराउंड उतने मैंने लगा दिए थे। सो ये था कि मुझे पता था कि मेरा मैं जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट और करूंगी, मेरा उतना चांसेस ज्यादा है कि मेरा पॉजिटिव में ही क्वेश्चन आंसर, मतलब जो मार्क्स पॉजिटिव में ही रहेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक कि आप कोई भी टेस्ट पेपर बनाइए, फुल लेंथ बनाइए, एंड सी कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। उस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम हॉल में, या 90 बनाने हैं, या 50 बनाने हैं, जितने बनाने हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ये क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी होता है कि अगर आपको कितने अगर अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर जा रहा है, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट पेपर है, तो यू डू नॉट हैव टू कि मुझे 100 ही सब बना देने हैं। मैंने भी 100 सोचा था, पर लाइक आपको कुछ तो, आप एकदम भी आइडिया नहीं है, अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो एटलीस्ट बी कि आप पॉजिटिव में रहिए, आप नेगेटिव मत कर लीजिए, आप जीरो में रहिए, आप जीरो में रहिए। आप जैसे कि मैंने जो 6 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, वो मुझे जीरो, उसके मुझे कोई मार्क्स नहीं मिले, पर मुझे एटलीस्ट नेगेटिव नहीं मिला। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड योर स्वीट पॉइंट कि आपको कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सी कि आप कितने क्वेश्चंस आप एक्चुअली सॉल्व करिएगा एग्जाम हॉल में। We'll be discussing other questions also. Till then, thank you.